नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे मीडिया रिसर्च के एक एस्पेक्ट क्वालिटेटिव अप्रोचेस जो हैं, क्वालिटेटिव मेथड हैं, उनमें से एक है फोकस ग्रुप स्टडी या फोकस ग्रुप डिस्कशन जिसे हम कहते हैं। और इस पर हम ये बातचीत करेंगे कि क्या होते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन तैयार करना चाहिए फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए और इसमें पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन किस तरह से होता है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, मॉडरेटर का क्या रोल होता है और क्या बातें आप नोट की जानी चाहिए अगर हम मॉडरेटर के तौर पर फोकस ग्रुप डिस्कशन को कंडक्ट कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर शिशिर बासु, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर शिशिर बासु आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करने के लिए, फोकस ग्रुप के बारे में। जी सर, जो फोकस ग्रुप डिस्कशन या फोकस ग्रुप स्टडीज है वो क्वालिटेटिव अप्रोच होता है मीडिया रिसर्च की अगर हम बात करें तो हाँ, तो इसकी क्या उपयोगिता होती है, क्या होता है और कब हमें सोचना चाहिए कि हमें अब फोकस ग्रुप डिस्कशन का इस अप्रोच का इस्तेमाल करना है अपनी क्वालिटेटिव स्टडी में। एक तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे करते हैं, क्वेश्चनेयर दे देते हैं, उसको फिलअप कर लेते हैं। तो उसमें जो हमारा टारगेट ऑडियंस होते हैं, जिसको हम लोग इंटरव्यू करते हैं, उसका बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित जगह में वो बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। तो इसको विस्तारित आकार में अगर हम जानना चाहते हैं समझने के लिए कि मुद्दा क्या है और उसके बारे में हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो क्या सोचते हैं, इसके लिए हम लोग फोकस ग्रुप करते हैं। फोकस ग्रुप का मतलब ये है कि वो सीमित नहीं रहेगा, उसको और भी हम लोग सुविधा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं कि विस्तारित कोई मुद्दों के ऊपर बोलने के लिए, इसलिए हम लोग फोकस ग्रुप करते हैं। तो और एक मुश्किल हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं जब, तो इसको नोटिंग कैसे होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो एक चीज़ बहुत ध्यान से करना चाहिए कि फोकस ग्रुप में हम लोग किसको बुलाएं। हाँ, एक नंबर तो अगर सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स अगर हम युवा के ऊपर करना चाहते हैं तो हम लोग को देखना युवा। देखिए अभी तो हम लोग बोलते हैं 40 साल का भी कोई युवा होते हैं, 15 साल का भी कोई होते हैं, 20 साल का भी। तो इसका रेंज क्या होगा, तो उसको और भी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स कहते हैं, और अगर आप महिलाओं के बारे में बोलते हैं, जो कामकाजी जो महिला है उनके बारे में बोल सकते हैं। तो जो लोग काम करते हैं, जो लोग सुबह 10 बजे चले जाते हैं, 5 बजे आते हैं, उन लोगों के लिए आप ध्यान रखिएगा। तब वहाँ से आपको सैंपल सिलेक्ट करना है। अगर आप कॉलेज गोइंग फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में बोलना चाहते हैं, नहीं तो क्लास 10 का, क्लास 11 का, इसलिए वो बहुत अच्छा ढंग से डिफाइन करना है जब आप आपका टारगेट ऑडियंस के बारे में आप बोलेंगे। एक तो वो चीज़ है। दूसरा है कि एक चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक ही जगह से, एक ही गांव से हम सबको नहीं लेते। हाँ, अगर आप कोई एक गांव के, कोई एक इंस्टीट्यूशन से आप ले लेते हैं तो उनका जो आंसर होगा उसमें वैरायटी नहीं आएगा। तो आपको पूरा उस संबंधी जो चर्चा होना चाहिए, जो इश्यूज उभर के आना चाहिए, वो आ नहीं पाते हैं। तो आपको सोच लीजिए, मैं तो बनारस में हूँ, अगर बनारस का युवा का कोई समझ से कोविड के बारे में आप जानना चाहते हैं, और यहाँ यूनिवर्सिटीज है, हमारा 4 यूनिवर्सिटी है, तो हमको देखना पड़ेगा कि चारों यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास रहे। यूजुअली क्या होता है, 8 से 10 लोगों को, मेंबर्स को हम चुन लेते हैं, और चुनने का तरीका भी स्पष्ट होना चाहिए कि हम कैसे चुने। देखिए मैंने जो कहा कि 4 यूनिवर्सिटी है, तो हम 2-2 करके अगर लेते हैं एक एक यूनिवर्सिटी से, तो हमारे पास 8 हो जाएगा। ये ठीक है, अच्छा ग्रुप है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा कि 50-50 होगा। हाँ,
उस तरह का ये सब छोटा छोटा चीज जो वेरिएबल्स हम कहते हैं, हाँ, इसके ऊपर ध्यान देके तब इसको चुनना पड़ेगा। अगर आप एक बार जो भी हम करते हैं, एक चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो काम हम करते हैं, जैसे हम टारगेट ऑडियंस चुन लेते हैं, नहीं तो फोकस ग्रुप का जो मेंबर्स हैं उनको चुन लेते हैं, उसमें एक लॉजिक होना चाहिए। जी। हाँ, जो कभी कभी ऐसा होता कि वो मेरा फ्रेंड है तो उसको ले लेते हैं, वो मेरा रिलेटिव है उसको ले लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सब्जेक्टिविटी शुड नॉट क्रीप इन। आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरह का आप जिस तरीके से आप चल रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, उस स्टेप्स के पीछे एक लॉजिक, और वो भी एकेडमिक लॉजिक होना चाहिए। तो तब आप देखेंगे कि ग्रुप। जी बिल्कुल। तो इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशन होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि और ये तब किया जाता है व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड एन इशू एट अ डीपर लेवल। कि सर्वे के कंपैरिजन में आपको डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसी इशू की, एंड और उसका कोई मीनिंग आप या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं, या यू वांट टू नो गेटिंग व्हाई एंड हाउ ऑफ द टॉपिक। कि अगर किसी एक प्रोग्राम को 50% पॉपुलेशन देख रही है तो आप सर्वे करेंगे, अगर उस प्रोग्राम को क्यों देख रही है तो आप फिर एसटीडी का इस्तेमाल करेंगे। तो जो करना है, आपने कहा अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन अनस्ट्रक्चर वो थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। थोड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाता है जब हम लोग क्वेश्चनर देते हैं। हाँ, जब फोकस ग्रुप होता है हम मुद्दा के बारे में बोल देते हैं, हाँ, और उसके वो फोकस उसमें रहते हैं। सोच लीजिए जैसे हम अभी बीपीएल के बारे में अगर बोलना चाहते हैं, नहीं तो हमारा जो अभी इस कोविड के समय में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा, हाँ, प्राइमरी स्कूल में कैसे चल रहा, हाँ, किसके पास स्मार्टफोन है, किसके पास नहीं है, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं तो हम फोकस उसमें रखें, ना मिड डे मील रखें। मिड डे मील नहीं, मिड डे मील के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे जिसका एक्सेस है और जैसे क्लासेस ले रहे हैं दोनों तरफ से, स्टूडेंट्स का एज वेल एज द टीचर्स ना। तो ये बड़ा बड़ा मुद्दा जो है, मेजर वेरिएबल्स, ये हम बता देंगे और उसके बारे में इन लोग को चर्चा करने के लिए बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी रहते हैं। इतना स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रेट जैकेट नहीं होता जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन या नहीं तो शेड्यूल होता है। तो जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है, इट्स रिसर्च स्ट्रैटेजी फॉर अंडरस्टैंडिंग पीपल्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर। और एसटीडी में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोग एक्चुअल में क्या कह रहे हैं, एक तो वो बता रही है stated preferences are same as their actual preferences, because maybe in a survey they can say something, but when they are in a group you would get more deeper understanding of their preferences. क्योंकि फोकस ग्रुप का एक अच्छा चीज है कि जब बाकी मेंबर बोलना शुरू करते हैं तो इन लोगों का भी जो बैकड्रॉप है, जो बैकग्राउंड है, उनमें से इनका दूसरा एंगल भी आ जाता है। तो जो मुद्दे के बारे में हम लोग बात करते हैं वो वन डायमेंशनल नहीं होता, हाँ, उसका मल्टी डायमेंशनल से हम एक ही चीज को देख पाते हैं। ये एनरिचमेंट होता है, बहुत ही अच्छा ढंग से हम लोग देख पाते हैं। सेंसस में तो वही स्ट्रक्चर हो जाता है और वेरी स्ट्रेट जैकेट आ जाता है, हाँ, लेकिन फोकस ग्रुप में वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है और बहुत ही इसको अगर अच्छे से हम सजा पाते हैं, वेल प्लान करके अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, तब तो फोकस ग्रुप डिस्कशन इज वेरी गुड, बिकॉज आपके पास बहुत ही डाटा मिलेगा। आप देखेंगे कि आप जो रिसर्च के लिए जो डाटा आपको मिल गया, उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी चीजें आ गया जिसको आप दूसरा आर्टिकल, दूसरा रिसर्च, दूसरा और आर्टिकल्स वगैरह लिखने के, विश्लेषण करने के लिए आपको बहुत सहायक होता है।
तो जिस तरह कहा जाता है कि मेनी पीपल आंसर सर्वे विद व्हाट दे थिंक द क्वेश्चनर वांट्स टू हियर, बट इन एफजीडी दे गिव देयर एक्चुअल ओपिनियन। तो यहाँ पर अगर हम क्रिएटिंग क्वेश्चनर की बात करें, तो क्वेश्चनर जो हम तैयार करते हैं किसी भी एफसीडी के लिए, तो कौन कौन सी हाँ बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, कितने हाँ। बड़े सवाल होने चाहिए, कितने बड़े क्वेश्चन होने चाहिए, और क्या हमें 10 से कम ही रखने चाहिए अपने क्वेश्चन। तो हम्म। किन बातों को लेके बहुत केयरफुल होना चाहिए जब क्वेश्चनर एफजीडी के लिए तैयार किया जाता क्वेश्चनर तो उस तरह का तैयार किया नहीं जाता है। जो चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब हम प्रपोजल लिखते हैं, प्रस्तावना है? जब हम तैयार करते हैं कोई रिसर्च के लिए, उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली 4 से 6 होता है। कोई भी जब हम लोग रिसर्च करते हैं, वो जो क्वेश्चन है उसमें असली मुद्दा आ जाता है। तो उस हिसाब से हमको एक एक ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 2-3 प्रश्न आ सकता है। सोच लीजिए आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव्स है, तो 4 into 3 12 क्वेश्चन तो इजीली आ सकता है। और जो कोऑर्डिनेट करेंगे उसमें 2 चीज तो देखिए, वो प्लानिंग कैसे बैठेंगे ये लोग, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा चीज ये है कि आपके पास रिसर्च असिस्टेंट होना चाहिए जो नोटिंग करना शुरू करेंगे। प्लस अगर वो लोग अलाउ करते हैं कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता कि आप जब ऐसे तो बहुत अच्छा बात करते हैं, जब आप गांव में जाएंगे, नहीं तो कहीं और जाएंगे किसी से बात करने के लिए, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट माइक्रोफोन वगैरह आपसे बहुत बढ़िया बात करेंगे। जब आप वो माइक्रोफोन बाहर निकल के उनको प्रश्न करेंगे, तब वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं तो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ठीक बोलते नहीं। हाँ, तो माइक्रोफोन देख के ये लोग घबरा जाते हैं। तो आपका मेंबर्स लोग अगर सहमत होते हैं कि ठीक है, हम जो कहेंगे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको तब प्रॉमिस करना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, कि ये जो आप बताएंगे ये सिर्फ मेरा रिसर्च के लिए ही यूज करेंगे, किसी और काम के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। ये प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा और लिखित में देना पड़ेगा। तब क्या होता कि वो जो क्रेडिबिलिटी है आपका, वो बढ़ा के रखेंगे आप। एक तो चीज वो है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप उसको कोई और काम के लिए इस्तेमाल करें, ब्लैकमेलिंग के लिए, नहीं तो और कुछ के लिए, देन दैट पार्टिसिपेंट वो कोर्ट पे जा सकते हैं कि देखिए मुझे तो इस तरह का बताया गया था, लेकिन इसको वो इंफॉर्मेशन लेके वो अभी दूसरा काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो लोग चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और आपका रिसर्च असिस्टेंट भी वो नोट टेकिंग उसका स्किल होना चाहिए कि वो जो जो बोलते हैं वो तुरंत वो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं एक एफजीडी के लिए: प्रोब क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन, एग्जिट क्वेश्चन। और हो सकता है कि प्रोग्राम ए बी से बेहतर क्यों है, इसका जवाब हमें उसके ज़रिए मिल सके। और भी कई तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं कि प्रोब क्वेश्चन या फॉलो अप क्वेश्चन या एग्जिट क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। यूजुअली कैसा होता है, जब हम लोग फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इसका तो एक ओरिएंटेशन होना चाहिए। जो मेंबर्स लोग आएंगे, जैसे मैंने कहा कि 8 नहीं तो 12 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 8 से 10 हम लोग ठीक रखते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया कि 4 यूनिवर्सिटी है और जैसे 3-3 लेना चाहते हैं हम, तो 12 आ जाएगा। तो उसका बैठने का और सब व्यवस्था करने के बाद तो 2 या तो 3 हमारे पास वो लोग रहेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसको थोड़ा ओरिएंटेशन के बाद आप 1-1 मिनट सबको दे दीजिए उस मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए। आप देखेंगे उसी समय ही वैरायटी आ जाएगा। एक-एक पार्टिसिपेंट जो है वो एक-एक एंगल के ऊपर वो फोकस करेंगे। हाँ, और वो जब खत्म करेंगे तब आप ओपन कर सकते हैं कि हमारा दूसरा मुद्दा है कि आप इसके बारे में बोलिए। हाँ, और फिर अगर किसी के और बोलना है, किसी को कि जो बताया गया इसके अलावा कि और कोई पॉइंट्स हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आप ला सकते हैं कि हाँ,
तब वो क्या होगा कि जितना एंगल्स होता है, जितना एनरिचमेंट हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल एक मुद्दे के ऊपर जो बोलना चाहते हैं, ये 8 से 12 आदमी जो आएंगे, आपका जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो बोल सकेंगे आपको। जी। लेकिन जो वहाँ रिसर्चर है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और मैंने जो प्रश्न बना के लाए हैं उसका जवाब हमको मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो आप फिर दोबारा उसको प्रश्न कर सकते हैं, उन लोगों को प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? क्या इसको 30 से 40 मिनट होना चाहिए या 60 से 90 मिनट होना चाहिए? इसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी अगर आप दे पाएँ। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा, जब बोलना शुरू करते हैं इस तरह का ग्रुप में, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। क्योंकि सब लोग बोलना चाहेंगे ना। और अगर आप पहले ओरिएंटेशन दे देते हैं तो उसके लिए वो लोग प्रिपेयर होके भी आते हैं, थोड़ा तैयारी करके तब आते हैं। तो उस समय आपको देखिए, कभी कभी आप अगर बोल सकते हैं कि थोड़ा लिमिट हमारा 40 मिनट है, इसमें हम लोग इतना करेंगे, तब थोड़ा सा ये लोग कॉन्शियस हो जाएंगे कि हाँ, इतना ज़्यादा बोलना नहीं। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा छूट देते हैं कि ठीक है आप बोलिए, और आपके पास वो साधन है रिकॉर्ड करने का और सुनने का, और आप सोचते हैं कि ठीक है, चलो ये तो रिसर्च मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी डाटा मेरे पास आ जाएगा, ओपिनियन आ जाएगा, तो मैं दूसरा रिसर्च रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट यूजुअली क्या होता है, 1 घंटे से ज़्यादा तो कभी नहीं होता है। यूजुअली 45 मिनट्स टू 1 आवर इन अ ग्रुप डिस्कशन, ऐसा होता है। इसके अलावा कई बातों का ध्यान रखना चाहिए जब फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयारी हो कि किस तरह से चुनाव कर रहे हैं हम पार्टिसिपेंट का। क्या अगर मान लीजिए कम आए तो वो हमें इस एक्सपेक्टेशंस के साथ 10-20% पार्टिसिपेंट ज़्यादा रखने चाहिए? लोकेशन कौन सी होनी चाहिए? क्या जो सबके लिए कन्वीनियंट हो? और क्या कुछ ऐसी सेटिंग में ना हो कि हाँ, जहाँ एक वो बायस्ड तो इंफॉर्मेशन हो जाए, तो हाँ। या फिर जेंडर, कास्ट और इन सबको, एज ग्रुप को हम्म भी ध्यान हम्म में रखते हुए क्या बातों का ध्यान हम्म रखना चाहिए जब फोकस ग्रुप हाँ, डिस्कशन की तैयारी वही की तो जाती है? ठीक, उसका वो तैयारी के समय ये सब ध्यान देना चाहिए कि आप जिस पार्टिसिपेंट्स को आप बुला रहे हैं, हाउ सीरियस आर दे ना। कभी कभी ऐसा होता कि ठीक है आ जाएंगे, लेकिन फिर नहीं आएंगे, फिर कहेंगे कि वो उस दिन कुछ और काम में फंस गया था और ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, और नहीं तो घर में कुछ काम आ गया था, इस तरह का बोल सकते हैं। तो आप जब चूज करेंगे, हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा। यूजुअली थोड़ा 10 to 15% हम ज़्यादा बुला लेते हैं। हाँ, बुला लेते हैं क्योंकि यूजुअली ड्रॉप करते हैं। जैसे हम लोग भी यहाँ जीडीपीआई जब करते हैं एडमिशन्स के लिए, देखिए, एक सीट के लिए अगर हम लोग 5 को बुलाते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। सोच लीजिए 200 बुला लेते हैं, लेकिन इनवेरिएबली हमारा एक्सपीरियंस रहा कि वो 150 आएंगे। हाँ, और उससे ज़्यादा नहीं आता है, तो उसका मतलब 25% कम आते हैं। तो उस हिसाब से अगर रूल ऑफ द थंब जिसको हम लोग कहते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप सोच लीजिए आप 10 को बुलाया तो 8 ही आएंगे। तो आपका 8 से काम चलेगा तो ठीक है, 7 से काम चलेगा तो ठीक है, नहीं अगर आपको 10 ही होना चाहिए तब मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रिप्रेजेंटेशन होता है ना ग्रुप में, कि आप इस ग्रुप का रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो नहीं आता है तो पूरा उस ग्रुप का जो डायमेंशन है, जो उनका ओपिनियन है, वो कभी आ नहीं पाएगा। हाँ, तो इसलिए आप देखेंगे कि अगर नहीं आता है, कोई एब्सेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इसलिए 20% ज़्यादा बुलाना चाहिए। 20% तो लोगों को ज़्यादा बुलाना चाहिए क्योंकि बैकआउट करने के हाँ, चांसेस होते हैं। ठीक इसके ठीक। अलावा मॉडरेटर का रोल बहुत अहम होता है यस डिस्कशन यस। में, फोकस ग्रुप हाँ हाँ डिस्कशन में। तो उसको हाँ। किस तरह से न्यूट्रल रहना चाहिए? डोमिनेंट पार्टिसिपेंट है उनसे कैसे डील करना है? या फिर ठीक। कुछ पार्टिसिपेंट्स के कमेंट्स हो सकते हैं जो बहुत लंबे हों, अनक्लियर हों,
उनको कैसे हम्म पैराफ्रेज या समराइज करना चाहिए और किस तरह से स्पॉन्टेनियसली एक्ट करना चाहिए ताकि लंबा भी ना खींचे और हम्म सबकी ओपिनियन है वो भी आ जाए। हम्म। एक एक तो चीज मेरे ख्याल से कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ द गेम। जी हाँ, वो आपको पहले तैयारी करके उसको बोलना चाहिए जी कि देखिए पर्सनल अटैक नहीं चलेगा। हाँ हाँ, पॉलिटिकल ओपिनियन जो होता है वो सब नहीं चलेगा, किसी हाँ को नेम कॉलिंग नहीं होना चाहिए, गाली हम्म, देना नहीं चाहिए। हाँ, और कोई इस तरह का शब्द यूज नहीं करना चाहिए जैसे दूसरे पार्टिसिपेंट्स को हर्ट पहुंच सकते हैं। हम्म, तो ये सब मेरे ख्याल से सर्टेन रूल्स हमको पहले ही उनको दे देना चाहिए और बोलना चाहिए। अगर कोई इस तरह का करते हैं उसको वार्निंग देके उसको वहाँ ही रुक देना चाहिए, अगर नहीं होता तो उसको निकाल देना चाहिए। जी, मेरे ख्याल से वो तो रोल ऑफ द रिसर्चर और द कोऑर्डिनेटर जो भी है वहाँ, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि जी उसको कभी वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च है, ये हम लोग को ओपिनियन चाहिए अनबायस्ड। हाँ, ओपिनियन हम ले रहे हैं, किसी का गाली, किसी का पॉलिटिकल ओपिनियन, बायसनेस, सब्जेक्टिविटी, ये सब लाना नहीं है उसमें। जी। हम्म तो इसके अलावा आप जैसे आपने पहले भी चर्चा की कि कुछ चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए फोकस ग्रुप डिस्कशन के दौरान। और अगर परमिशन देते हैं तो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डर भी रख सकते हैं या उस फिर उसके बाद हम्म उसको हम्म ट्रांसक्राइब भी करना होता है। और हम्म उसके दौरान जैसे आपने कहा कि असिस्टेंट भी आप रिसर्च असिस्टेंट रख सकते हैं जो नोट्स लेता रहे उसके दौरान जब आप हाँ मॉडरेट कर रहे हैं। और किन हाँ। बातों का को नोट करते रहना चाहिए एचटीडी के दौरान? उस समय देखिए नोट तो जितना हो सके, हाँ, वो तो नोटिंग, लेकिन इन लोग को भी ओरिएंटेशन थोड़ा चाहिए कि बहुत सारे चीजें जब अगर सोच लीजिए कि आप रिकॉर्ड कर नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो उस समय क्या होगा कि इन लोग को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि हमारा मुद्दा जो है, रिसर्च का फोकस जो है, उस संबंधित जितने सारे कमेंट्स है वो उसको हम लोग ले लेंगे। हम्म इसके बाहर जो सब कमेंट्स है उसको थोड़ा सा अनदेखा कर लेते हैं। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग का इजाजत आपको मिल जाता है, हाँ, तब तो आपके पास बहुत डाटा आएगा और वो ट्रांसक्राइब करने के बाद आप देखेंगे कि आपका 2-3 पेपर्स, 2-3 रिसर्च का जो मटेरियल है वो आपके पास आ गया। इसके अलावा अब हम अगर इस पूरे चर्चा के अंत में हैं तो हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर चर्चा कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं कि क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा होता है ये और हाँ और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, तो इसको हाँ शायद जनरलाइज नहीं किया जाता टू द पॉपुलेशन। इट हाँ कैन नॉट हाँ बी हाँ जनरलाइज टू द पॉपुलेशन। और इसकी क्या हाँ। क्या लिमिटेशंस होती हैं और उसके बाद इसके क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, जब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, हम्म, चाहे हम लोग केस स्टडी करें, क्वालिटेटिव रिसर्च में हर समय प्रश्न आता है। हम्म, एक जो लोग रिसर्च जब आप प्रेजेंट करेंगे, एक रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में, जी कि आप जो बोल रहे हैं ये तो इतना सब्जेक्टिव है कि कोई भी बोल सकते हैं, इस तरह का ना। हम्म, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि अ, एक तो एक साइमल्टेनियसली, जैसे आप एक एक ग्रुप के ऊपर फोकस करने के बाद आप रिसर्च रिपोर्ट लिख सकते हैं। हम्म, उसी तरह का साइमल्टेनियसली हम्म, और एक ग्रुप अगर आप कर लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन, और आप तब तुलना करेंगे कि जो मैंने मेरा मुद्दा था पहला रिसर्च पहला ग्रुप के लिए, हम्म, और इसके साथ दूसरा ग्रुप मैंने जो ले, बिल्कुल उसका कार्बन कॉपी है, हाँ, सोच लीजिए। हाँ, हम्म, तो अगर उन लोग को बहुत मिलता जुलता है, देन योर डाटा इज वैलिड। हम्म, हाँ, तो उसको माना जाए। इस तरह का वैलिडिटी हम लोग चेक करते हैं। हम्म, कि दूसरा ग्रुप भी क्या बोल रहे हैं। अगर बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे हैं, बिल्कुल इसके साथ कोई तालमेल नहीं है, तब हम तीसरे के पास जाते हैं। हम्म, हाँ, इस तरह का वैलिडिटी एक चेक किया जाता है। जब कोई प्रश्न करते हैं कि आप तो ऐसे ही बोल देते हैं, तब आप बोल सकेंगे नहीं, मैं दूसरा ग्रुप को भी लिया, एग्जैक्टली सेम रिप्रेजेंटेशन, और मेरा जो है कम से कम 80% उनसे मिलता जुलता है, देन योर थिंग इज वैलिड। दैट इज वन। वैलिडिटी ऑन डाटा।
और दूसरा चीज है कि आप कैसे डाटा गैदर किया, वो है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो आपने आप प्रश्न कर रहे हैं कितना स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। हाँ, उसका भी जब आप लिखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, इसका डिटेल आना चाहिए कि आप कैसे ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयारी किया, कैसे आपने कंडक्ट किया, और उसके बाद कैसे आपने डाटा को सिफ्ट किया। डाटा को आपने ट्रांसक्राइब करने के बाद वहां से जो जो डाटा आपको चाहिए वो आप ले लिया। तो इसका डिटेल्ड रिपोर्ट जो होता है, वो रिलायबिलिटी है। इतना लॉजिकल होना चाहिए कि जो पढ़ेंगे उसको कहेंगे कि हाँ, आपका तो पूरा स्टेप बाय स्टेप वेरी लॉजिकल रहा और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसमें है। तो ये देखना पड़ेगा कि जब हम तैयारी करते हैं, ये सब डिटेल्स वो हमारा मेथोडोलॉजी में आना चाहिए। और वैलिडिटी के लिए आपको बोला ही कि दूसरा ग्रुप आप ले सकते हैं और वो लोग क्या बोल रहे हैं इसके साथ इसका तुलना कर दीजिए। तो अब के समय में क्या ऑनलाइन फोकस ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं या पहले से भी होते आ रहे हैं, और इनकी क्या उपयोगिता है? ऑनलाइन डिस्कशन में, जी, ऑनलाइन डिस्कशन तो ऑनलाइन फोकस हो ग्रुप सकता है। हाँ, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। तो ये आप देखेंगे कि वो ही चीज सब देखना पड़ेगा कि कितना इजाजत आपको मिल रहा है रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे अभी आप मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इजाजत आपको मिल गया। कभी कभी जैसे मैंने जूम मीटिंग में बहुत समय, बहुत सारे सेमिनार में जब मैं बोल रहा था, दूसरा जो रिसोर्स पर्सन होते हैं वो लोग बता देते हैं मेरा रिकॉर्ड मत कीजिएगा। हाँ, जो लाइव हो रहा है वही सुने। कभी कभी ऐसा है कि फेसबुक में वो करके अपलोड कर देते हैं। तो इजाजत अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर इजाजत मिल जाता है तब तो ठीक है। जी, तो कई एग्जाम्पल्स भी फोकस ग्रुप के हो सकते हैं कि किस किस तरह के जो रिसर्च है उसमें फोकस ग्रुप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खासतौर पे जब क्योंकि हम मीडिया रिसर्च की बात कर रहे हैं, और इसके क्या यूजेस हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन के। और फोकस ग्रुप मेरे ख्याल से तो अभी तो बहुत अच्छा, ये जो जूम और बहुत सारे एप्स आ गया हमारे पास। हम यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया में कोई है, कोई अमेरिका में है, कोई यूके में है, कोई हमारा प्रदेश का भी दूसरा शहर में जो लोग हैं, तुरंत हम लोग बातचीत कर सकते हैं और देख भी पाते हैं। ये तो एक वरदान है, मैं सोचता हूँ। हाँ, लेकिन इसके साथ तैयारी जो हम लोग को करना चाहिए। मैं बहुत सारे वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के बाद अभी मना कर दिया, क्योंकि वो मैं देखता हूँ एक ही चीज और अंडर प्रिपेयर्ड हो के आते हैं लोग। हाँ, ना उनके पास पॉइंट्स है बोलने का, वही चीज रिपीट करते हैं उन्होंने। सो आपको जो करना है, इस तरह का अगर वेब को हम लोग यूज करते हैं फोकस ग्रुप के लिए, थोड़ा बहुत तैयारी, थोड़ा बहुत इनको अलर्ट कर देना चाहिए किस विषय में होना चाहिए। जैसे हम फिजिकल लोकेशन में जब तैयारी करते हैं उसी तरह का तैयारी इसमें भी होना चाहिए, 1 नंबर। 2 नंबर, अभी एक और डायमेंशन इसमें आ गया कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मेनी टाइम्स आपका साथ नहीं देंगे। हाँ, नेटवर्क चला जाता है, ऑडियो नहीं आता है, ये सब होता है। तो इसके लिए भी हम लोग को प्लान बी, जैसे प्लान एक तो है, ठीक है, सब कुछ ठीक चलेगा, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपका 10 जो पार्टिसिपेंट्स है फोकस ग्रुप में, वो 10 शहर में है। आपको 8 शहर में से बहुत बढ़िया मिल रहा फीडबैक, वो लोग बोल पा रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन 2 में से उसका अच्छा नहीं है। आपका ऑडियो मिल जा रहा है तो वीडियो लिंक नहीं ठीक से हो पा रहा, तो ऐसा हो सकता है। तो तब आपको वो लिखना पड़ेगा। जब आप लिखेंगे आपका रिपोर्ट में कि 10 मेरा था लेकिन 2 शहर से मेरा आ नहीं पाया क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा हो सकता है कि बाद में अगर आप चाहें, लेकिन वो फोकस ग्रुप नहीं होगा क्योंकि वो दूसरों का सुन नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन आप उनका जो मुद्दा है, आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बारे में आप उनको पूछ सकते हैं और उसका ओपिनियन आप ले सकते हैं, लेकिन वो कॉरोलरी हिसाब से आएगा, अलग से एक छोटा सा रिपोर्ट उसके बारे में आएगा। इस तरह का आप कर सकते हैं।
तो फोकस ग्रुप को क्या एक सिंगल ही अप्रोच बना के पूरी स्टडी की जा सकती है, रिसर्च स्टडी की जा सकती है, या फिर मेथड को कंबाइन भी किया जाता है और भी जो तरीके होते हैं देखिए रिसर्च? अभी तो ऐसा है मेरा ख्याल से सिर्फ फोकस ग्रुप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे ये भी नहीं। आज हमारे पास तरह तरह का वो अपॉर्चुनिटीज है कि हम डाटा गैदर इसलिए किया, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा वैलिडेट करना है तो आप सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं। एक नंबर। दूसरा, आप कोई और ओपिनियन ले सकते हैं। आप किसी को क्वेश्चनर भी भेज के उसका ओपिनियन लॉन्ग हैंड्स पे डिटेल्स में आप ले सकते हैं या इन और डेप्थ उसको इंटरव्यू वैलिडेट से भी करते हैं। उसको कंबाइन किया जा सकता है रिसर्च में? यस, कर जी। सकते हैं आप। हाँ, अब देखिए आप हम लोग पहले से 20 साल पहले जैसे करते थे कि एक तरह का हमारा मेथड डिजाइन होना चाहिए। सर्वे डिजाइन मतलब सर्वे डिजाइन। लेकिन आजकल जो स्टडी करते हैं हम लोग को अंडरस्टैंडिंग चाहिए। खास करके जो हम कम्युनिकेशन में हैं, कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू। नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होता। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा जितने लेयर्स है, जितने डायमेंशन है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जितना डायमेंशन हम अपना लेते हैं उतना ही हमारा अंडरस्टैंडिंग गहराई में जाते हैं और कम्युनिकेशन बेहतर होता है। तो काफ़ी आपने स्टेप बताए कि किस तरह से जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है उसको कंडक्ट किया जाता है। प्रॉब्लम डिफाइन आपको करना है, फिर आपको सैंपल हाँ, सिलेक्ट करना है, फिर आपको ये डिटरमाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें, और या फिर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्रुप नेसेसरी, कितने ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी, एक ही ग्रुप या कई ग्रुप बनाने पड़ेंगे। यस, यस, या फिर उसके प्रिपेयर मटेरियल भी आपको उसके लिए तैयार रखना होता है। तो कई स्टेप्स हाँ, होते हैं हाँ। फोकस ग्रुप डिस्कशन को करने के लिए। अंत में इस पूरी चर्चा में अगर आप कुछ कंक्लूडिंग कमेंट्स देना चाहें? मेरा कंक्लूडिंग है कि ये बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन है रिसर्च करने का। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसको इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप इंटरनेशनल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे सोच लीजिए यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को, आजकल वो लोग थोड़ा सा ये संख्या वाला चीज से हट के थोड़ा वो लोग अभी ध्यान दे रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर। तो फोकस ग्रुप बहुत ही अच्छा एक डिजाइन है जो हम लोग को अपनाना चाहिए। और हम जो लोग पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, रिसर्च स्कॉलर्स को बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, संख्या तो हम लोग को, देखिए डाटा स्टैटिस्टिक्स हम लोग को आजकल मिल जाता है इजीली, क्योंकि बहुत सारे एजेंसी है जो लोग डाटा का बिजनेस करते हैं। वो लोग डाटा कलेक्ट करके आपको देंगे। सेंसस से हम लोग को बहुत डाटा मिल सकता है, लेकिन स्टोरीज नहीं मिलता है। स्टोरीज मतलब क्वालिटेटिव, हम देखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, उसका कहानी जानना चाहते हैं। ये कहानी जब हम जानना चाहते हैं तब हमको क्वालिटेटिव रिसर्च अपनाना पड़ेगा, और एक बेहतर डिजाइन है फोकस ग्रुप उसमें। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, टेक्निक है, इसके जरिए हम रिसर्च में, मीडिया रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है, और इसको कई और मेथड के साथ ही इसको मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रोफेसर शिशिर बासु, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आपने अपने जो वैल्यूएबल व्यूज हैं वो दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।